नमस्कार, आपके मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे इंसानों और बेजुबानों में बढ़ते संघर्ष की। छत्तीसगढ़ में आए दिन जंगली जानवर, खास करके हाथी और भालू इंसानी बस्तियों में घुस आते हैं। कई बार ये इंसानों पर हमला भी कर देते हैं, तो कई बार इंसान इन पर हमला करते हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि जंगलों में बढ़ रहा है कॉर्पोरेट का दखल, गजराजों पर वादों की गर्जना पर आखिर क्या अमल होगा, और वन्य प्राणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जंगलों का दायरा बढ़ नहीं पा रहा है, लगातार सिकुड़ता जा रहा है। समस्या पर रोक लगाने के लिए संरक्षित वन क्षेत्र विकसित करना होगा, और इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के साथ में हमारे मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। बेजुबानों के घरों में इंसानों की घुसपैठ, जंगली जानवर बना रहे इंसानी बस्ती में पैठ, ये टकराव पड़ रहा है भारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में इंसानों और जानवरों यानी वन्य जीवों में संघर्ष बढ़ रहा है। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गांव में घुसे हाथियों की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रिहायशी इलाकों में गजराजों की दस्तक से लोग डरे हुए हैं। दूसरी तस्वीर कांकेर की है, जहां भालू नेशनल हाईवे 30 पर आ गया है, जिसके बाद यहां ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। तीसरी तस्वीर एक हाथी की है, जिसकी संदिग्ध मौत हुई है। तो ये तस्वीरें सिर्फ किसी वायरल वीडियो का पार्ट नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें गंभीर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वन्य जीव रिहायशी इलाकों में क्यों घुस रहे हैं। क्या जंगलों में इंसानी दखल के बाद ऐसा हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? बहरहाल, हाथियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हर रोज किसी न किसी गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिलता है। अब सवाल है कि आखिर हाथी इंसानी बस्ती में बार बार क्यों आ जाते हैं? तो जानकारी के मुताबिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में हाथियों के रहवास का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी पश्चिम बंगाल में इनका रहवास है। इन राज्यों का 21,000 वर्ग किलोमीटर इलाका हाथियों का आवास है। मानव हाथी संघर्ष में होने वाली 45% मौतें इन्हीं इलाकों में होती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्य रूप से खनन होता है। खनन की वजह से हाथियों के कई पारंपरिक रास्ते बंद हो गए हैं। खनन की वजह से बने बड़े बड़े गड्ढों को हाथी पार नहीं कर पाते। ऐसे में हाथी दूसरे रास्ते की तलाश करते हुए गांव में आ जाते हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर हाथियों का कॉरिडोर नहीं है, लेकिन हाथी सालों से अपने पारंपरिक रास्ते पर चलते हैं। तेज याददाश्त की वजह से हाथियों पीढ़ी तक रास्ता नहीं बदलते और उसी रास्ते का आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आने जाने के लिए हाथी पुराना रास्ता ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंसानों और गजराजों के बीच टकराव को रोकने के लिए कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन मंडल में चरागाह बनाने में 10 लाख रुपए खर्च हुए। कटघोरा वन मंडल में फलदार वृक्ष लगाने में 26 लाख रुपए खर्च हुए। अन्य खर्च मिलाकर कटघोरा वन मंडल में 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। धर्मजयगढ़ वन मंडल में ऑरेंज एरिया बढ़ाने में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरगुजा वन मंडल 12 नालों में पानी रोकने पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। जशपुर वन मंडल में बरसाती पानी रोकने के लिए 16 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन बावजूद इसके 3 साल में सूरजपुर में 10, धर्मजयगढ़ में 9 हाथियों की मौत हो गई, जबकि इन्हीं 3 सालों में कटघोरा में 6, जशपुर नगर में 5 और कोरबा में 3 हाथियों की मौत हुई। तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इंसानों और बेजुबानों में द्वंद्व थम नहीं रहा। बहरहाल, अब कांकेर की ये तस्वीर देखिए, जहां हाईवे पर भालू घूम रहे हैं। और अब ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है, और तस्वीर में दिख रहा ये हाईवे देश का पहला साउंड प्रूफ और वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरता है। घने जंगलों से गुजरने के बावजूद इस हाईवे को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे कि वन्य जीव इससे प्रभावित ना हो।
बहरहाल ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जिन्हें बतौर मॉडल अपनाकर इस टकराव को रोका जा सकता है। वहीं इसी हाईवे की ही तरह एक ऐसे कॉरिडोर की भी जरूरत है जो हाथियों के फ्री मूवमेंट में मदद करे और आए दिन होने वाले टकराव को टाला जा सके। टीम न्यूज स्टेट। तो इंसान और हाथियों के बीच के संघर्ष को आपने इस रिपोर्ट के जरिए विस्तृत रूप से समझा है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर टकराव की स्थिति क्यों बन रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हाथी हैं, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनमें और ज्यादा संख्या हाथियों की नजर आती है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा टकराव छत्तीसगढ़ में क्यों नजर आता है? जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले खास पैनल से आपको मिलवाएं। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत नितिन भंसाली जी, सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई ऐसे काम हैं जो कि इस संघर्ष को रोकने के लिए कोशिशों के तौर पर किए गए हैं, लेकिन उसका असर कितना हो रहा है सर? क्योंकि संघर्ष की घटनाएं लगातार, ये तस्वीरें, हाथियों का आतंक देखने को तो लगातार देखने को मिल रहा है। घटनाएं घट रही है वो दुखद है, चाहे वो गजराज की मृत्यु हो, चाहे हाथी मानव बंद में मानव की मृत्यु हो, दोनों ही दुखद है। सरकार इसमें बिल्कुल संवेदनशील है। मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र के बारे में बताता हूँ, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं तीसरे स्थान पर है वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का जो 44% हिस्सा है वो ही फॉरेस्ट का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन 15 वर्षों में जल, जंगल और जमीन का बेतहाशा धोल हुआ। यही वजह है कि 12 जिलों तक के हाथियों का जो है प्रकोप पहुंचा। हाथियों की रिक्वायरमेंट जो होती है, मैं आपको बता दूं सुखेंदु जी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है। जंगलों में इनको जो खाना नहीं मिल पाता, इनको जंगलों में होमली फील नहीं होता तो ये रहवासी क्षेत्रों में निकलते। जंगलों को खोदा इन्होंने, जंगलों को काटा इन्होंने, वहां पर समझ लीजिए ये स्थिति कर दी जंगलों की कि हाथियों को वहां पर ये चीज नहीं हो रहा है कि वो अपने घर पर है। राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर है और काम कर रही है। और आपको बता दूं, एक काफी अच्छी खबर है इस विषय में, राज्य सरकार के अच्छे प्रयासों की वजह से छत्तीसगढ़ में 64 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट का क्षेत्र बढ़ा है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि घटा है, तो ये राज्य सरकार के प्रयासों की वजह से बढ़ा है। मैं बताऊं तो हरियर छत्तीसगढ़ के नाम से योजना के उसमें लगभग 7 करोड़ पौधे इन वन क्षेत्रों में पौधे गए, 7 रोपे गए। साथ ही लेमरू प्रोजेक्ट पर हमारी सरकार गंभीरता से, जो कि बीजेपी के समय 450 वर्ग किलोमीटर में था, जो कि राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इसे 1995 किलोमीटर में विस्तार करने की योजना बनाई है, जिस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। नहीं नितिन जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो हैं उनकी टीम बार बार शोध करती है और ये बताती है कि आखिर मानव, इंसान और हाथियों के बीच का संघर्ष क्यों हो रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि वन्य क्षेत्र एक तो कम हो रहा है, जिसके पीछे एक बड़ा आधार होता है। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार लगातार इस पर प्रयास कर रही है और होना भी चाहिए, सरकारों का इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कि जो तय रूट है वो भी डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। हाथी अपने जो तय रूट हैं, और कहा यह भी जाता है कि हाथियों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वो कभी भूलते नहीं है, और जिस रास्ते से होकर के जाते हैं वापस उसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपने तय रास्ते से भटक जाते हैं? और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी सामने आया कि अवैध रूप से या वैध रूप से जो खनन हो रहा है, उसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से उनको घूम करके जाना पड़ता है, और यही कारण होता है कि वो जो रिहायशी बस्तियां हैं उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और फिर उसके बाद इंसान और जो हाथियों के संघर्ष की तस्वीरें हैं या घटनाएं वो सामने आती हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए सर? तकनीकी रूप से हमने क्या और इंतजाम किए हैं? कैसे हम रोकने के लिए प्रयास करें? हाथी जैसे ही प्रवेश करें तो आधे घंटे पहले ये अलर्ट जारी हो कि हाथियों का कोई दल जो है वो उस रहवासी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मोबाइल ऐप बेस्ड अलर्ट सिस्टम एक लाई गई है, जिसके साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले ही जब हाथी उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे होंगे तो हूटर बजेगा। साथ ही राज्य सरकार रेडियो कॉलर लगाने पर भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है, ताकि हाथियों को ये ट्रेस किया जा सके कि हाथियों का दल जो है वो किस क्षेत्र में। लगातार वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए। माइंस की जो अनुमति होती है, राज्य सरकार जो पर्यावरण क्लियरेंस देता है, उसको भी बिल्कुल रोक दिया गया है।
और हम किसी भी तरीके से हमारे वनों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44% हिस्सा ही छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट का है और हमें उसको बिल्कुल संरक्षित करना है। राज्य सरकार इसमें गंभीरता से काम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से भी इसमें मदद ली जा रही है। राजीव चक्रवर्ती जी, अब जरा जवाब दीजिए। तो कह रहे हैं कि चाहे हमें हूटर लगाने को लेकर के, क्योंकि जैसे ही 3 किलोमीटर का दायरा बता रहे हैं, जैसे ही हाथी आने की संभावना होती है या उस रूट पर आ रहा होता है तो उससे पहले ही हूटर बजना शुरू होता है। ये एक उन्होंने काम किया तकनीकी रूप से, और दूसरा वो कलर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि इसको लेकर के भी प्रपोजल आ चुका है और इस पर भी फोकस किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि कितनी जगहों पर ये एक्टिव नजर आ रहा है और कितना इसका फायदा मिल रहा है? देखिए शुभेंदु जी, कहीं पर भी हाथियों के रोकथाम के लिए जो मानव, हालांकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिल्कुल आपने बहुत अलग ही विषय चुना है। जो जानवर और इंसानों के बीच जो द्वंद्व हो रहा है उसके लिए सबसे बड़े दोषी तो हम मनुष्य हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, कोयले के लिए काट रहे हैं। उसमें इन बेजुबानों का कोई लेना देना नहीं है, हम उनके ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मनुष्य को बचना चाहिए, अभी जिस प्रकार से हाथियों से आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन उस रिपोर्ट में मृत्यु आंकड़ा नहीं दिया। लगभग 72 लोगों की मौत हो गई, काल प्रवित हो गया, हाथियों ने उनको अपने चपेट में ले लिया, हाथियों के दल में। तो लोगों की भी मृत्यु हो रही है, फसलें खराब हो रही है, कच्चे घर, जो लोग गरीब लोग बहुत मेहनत से अपना घर बनाते हैं, कच्चे घरों को, मट्टियों के घरों को बनाते हैं, उन घरों को भी रौन देते हैं हाथी। तो ये जो दुखद चीज है, तो उसके लिए राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार ने कागजों में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, जैसे मेरे मित्र ने कहा कॉलर आईडी और गूगल हूटर, और जो दूसरे होने चाहिए कि जीपीएस सिस्टम से देखें कि हाथी आ रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। दूरस्थ इलाके में छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं, अभी हो गए हैं कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क कहने भर से है, कागजों में है या जमीन पर नजर भी आता है आपको? नहीं, जमीन पर कुछ नजर नहीं आता, बल्कि हमारे शासनकाल में हम लोगों ने लाया था, कुनबी हाथी लाया था। कर्नाटक के जो एक्सपर्ट है, जो टीम वहां पर असम में काम करती थी, कि असम में भी पहले देखा गया था जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कि हाथी और मनुष्य द्वंद्व होता था या गेंडों का द्वंद्व होता था, तो वही टीम यहाँ पर एक्सपर्ट प्रोफेसर जियाउल रहमान की एक टीम थी, उनकी अध्यक्षता में एक टीम आई थी और यहाँ पे उस टीम ने अच्छा वर्किंग किया था। लेकिन बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, नई सरकार आई और सरकार ने रेलवे प्रोजेक्ट बनाया और जो दूसरा प्रोजेक्ट इनके पाइपलाइन में है, अभी तक वो पाइपलाइन से बाहर नहीं आया, मैदानी क्षेत्र तक आया नहीं है। तो लोग मारे जा रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है और हाथी भी लगातार उत्तेजित हो रहे हैं। तो उन्हें एक कॉरिडोर क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया जाए और उसे हाथी रिजर्व सेंटर बनाया जाए, ये हो सकता था, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। उन्हें ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन देकर, जितने हाथी हैं उन्हें किसी एक क्षेत्र में जाकर उन्हें वैसे प्राकृतिक वातावरण देकर, जैसे देखिए आप केन्या में सिंहों के लिए बनाया गया है, गुजरात में गिर को बनाया गया है, वैसे यहाँ बनाकर पर्यटकों को भी हम बुला सकते हैं। लेकिन वो काम केवल अभी कागजों में है, धरातल पे कुछ हुआ नहीं है। नहीं सर, ये जो काम आप कागजों में बता रहे हैं ना, ये इससे पहले की जो 15 साल आपका शासन रहा था, तो उस वक्त जमीन पर भी नहीं उतरा, और अब भी आप जो जमीन पर उतरा, हाँ नहीं उतरा, भी आती है, लोकल हाथी होते हैं, जो केरल के लोकल हाथी होते हैं, कर्नाटका के हाथी एक्सपर्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वो लोग आए कि हाथियों का क्षेत्र को सीमित किया गया था, अंबिकापुर क्षेत्र में सीमित किया गया था। लेकिन अभी वो अंबिकापुर से यहाँ पिथौरा तक आ गए हैं, कांकेर तक, नेशनल हाईवे तक आ गए हैं। तो वो जो विचरण कर रहे हैं, उनका क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इसलिए बढ़ रहा है कि वो काम नहीं हुआ। अगर वो काम को पूरा करते तो वो क्षेत्र सीमित होता, वो केवल कॉरिडोर केवल अंबिकापुर क्षेत्र में। लेकिन आज वो अंबिकापुर से रायपुर के पास पिथौरा, कांकेर, जो रायपुर से चंद किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, ऐसे क्षेत्र में आ गए हैं और वो टीम बहुत बढ़ गई है। तो कहीं पर खतरा हो सकता आने वाले कल में रायपुर शहर के अंदर हाथी आ जाए। हाँ। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मैं वापस से आपसे रिएक्शन लूंगा। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रथमेश मिश्रा भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रथमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब बड़ा सवाल तो सर ये उठ रहा है ना कि बार बार ये द्वंद्व की जो तस्वीरें सामने आती हैं और बड़ी दुखद ये तस्वीरें सामने आती हैं, इसके पीछे कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा कि सरकार की जो कोशिशें हैं
उसके तहत चाहे लेम्बू प्रोजेक्ट हो, चाहे तमाम और दूसरे प्रयास हो, उसमें तकनीकी रूप से अगर हाथियों का कोई दल आ रहा होता है तो ऐसे में एक अलार्म सिस्टम बजता है या फिर कॉलर आईडी का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये अभी जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और इसका कितना बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम उनसे एक एक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा नितिन भंसाली जी आप कुछ बताना चाह रहे थे। इसमें मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, लेम्बू प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े प्रयास भी किए आपने, इस पर मंजूरी भी दी, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है, बार बार विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है कि ये तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, आपको बहुत तेजी के साथ इस पर काम करना चाहिए था। काम चल रहा है भाई, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इन्होंने तो 450 वर्ग किलोमीटर में इसको सीमित किया था, कांग्रेस ने 1975 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित करने की इसमें योजना बनाई है। बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। मैंने तो आपको शुरू में ही बताया कि छत्तीसगढ़ में 64 वर्ग किलोमीटर जंगल का भी विस्तार हुआ है, जंगल का क्षेत्र बढ़ा है। ये जो अभी प्रवचन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये मैं बता दूं, ये तो कह रहे थे कि कांकेर में और हो सकता है बैतूल तक पहुंचा, तो ये देन इनकी क्या है, ये देन इन्हीं लोगों की है। अप्रत्याशित आपको मैं बता दूं, बेतहाशा जल जंगल और जमीन का दोहन हुआ इन 15 वर्षों में। उसी का नतीजा है कि आज जो है पशु जो है, जानवर जो है, पालू का भी आप दीजिए, ये जंगलों से निकल कर बाहर आ रहे हैं। ये कोई 1 साल या 6 महीने की बात नहीं है, ये 15 साल इन लोगों ने अवैध कटाई है। उसके मामले में आप अगली बार डिबेट में लेकर बैठिएगा, या कहेंगे तो मैं लेकर बैठूंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से जंगलों को यहाँ पर काटा गया और किस तरीके यहाँ पर दोहन किया गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इनकी वजह से हुआ, हमको इसको सुधार का काम करना। नहीं, अब इसका परिणाम कब नजर, चलिए आपने पौधा तो लगा दिया, लेकिन इंतजार भी किया जा रहा है, जनता भी इंतजार कर रही है, लेकिन इसका निष्कर्ष कब निकलेगा, कब इसका परिणाम दिखाई देगा? लोग तो ये चाहते हैं ना कि अगर बड़े प्रयास किए जा रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो मिले ना। चलिए मैं वापस से, हमारे साथ प्रथमेश मिश्रा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रथमेश जी, जरा जल्दी से सवाल है कि अभी जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई में वो कारगर हैं और इससे बड़ा परिवर्तन आने वाला है? ये जो द्वंद्व की तस्वीरें सामने आती हैं, ये थोड़ी कुछ समय बाद कम हो जाएंगी? प्रथमेश जी, देखिए, हर कोई अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास करने की कोशिश करता है, सरकार भी करती है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और कुछ नीतिगत खामियां हैं। वो नीतिगत खामियों को मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हर बार ध्यान दिलाता हूँ कि हम जब तक वन्य प्राणियों के लिए क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं करेंगे, हम उनके क्षेत्रों में दखलंदाजी बंद नहीं करेंगे, माइनिंग से हो चाहे टूरिज्म से हो, किसी भी तरीके से बस्तियां बसाने की हो, माइनिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। एक जगह पे माइनिंग होती है, उसके ब्लास्टिंग का असर कई किलोमीटर तक पड़ता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। जिस प्रकार से नेशनल पार्क में कोर एरिया होते हैं जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, चाहे टूरिस्ट को ना किसी को, उसी प्रकार से हर जंगलों में हमको कोर एरिया निश्चित करने पड़ेंगे, वहां किसी प्रकार का कोई मानव दखल ही ना हो, और हमको जंगलों में और जंगलों के आसपास माइनिंग जैसी एक्टिविटी को बिल्कुल बैन करना पड़ेगा। ठीक है, माइनिंग करने के लिए बहुत सारी जगह है, जहां पर जंगल नहीं है, जहां पर वन्य प्राणी नहीं है, वहां माइनिंग करिए आप विकास करिए, खूब विकास करिए, पर जंगलों को छोड़ दीजिए। जंगल उनके घर हैं, पशु पक्षियों के, जानवरों के घर हैं, वहां पर आदिवासी रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं। यानी कि ये टकराव की स्थिति इसलिए भी है कि जो खनन का काम चल रहा है उस वजह से वो रूट डाइवर्ट होता है। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी, वन क्षेत्र पहले के मुकाबले बढ़ा है, 40% इजाफा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं। अगर 40% इस क्षेत्र के अंदर इजाफा हुआ है तो क्या वन्य क्षेत्र में इजाफा होने के बाद ये टकराव की स्थिति थोड़ी सी कम होनी चाहिए, दिखाई तो देनी चाहिए ना? देखिए, वन्य क्षेत्र बढ़ने से हरा ग्रीन कवर बढ़ना, जंगल बढ़ना नहीं होता है। ये चीज तो जंगल और बगीचे में अंतर होता है, प्लांटेशन जंगल नहीं होता है। इस चीज को हमेशा समझना पड़ेगा। जंगल अपने आप में जिंदा चीज होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ छोटी घास, पेड़ पौधे, बेल लताओं से लेकर बड़े बड़े पेड़ होते हैं। यानी कि खनन रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है,
आप ये कहना चाह रहे हैं कि खनन रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इस टकराव को कम करना है, इस द्वंद को कम करना है। नितिन मंसाली, जरा जल्दी से रिएक्शन इस पर। ठीक है, आपने कहा कि जो वन क्षेत्र है उसमें इजाफा हुआ, लेकिन अगर असल मायने में इसमें सरकार कुछ करना चाहती है तो इस खनन क्षेत्र को रोकना होगा या कम करना होगा, तभी इस तरीके के टकराव कम होंगे। हाँ, बिल्कुल खनन क्षेत्रों को रोका गया है और राज्य सरकार के हाथ में जो है पर्यावरण क्लियरेंस देना वो रोका गया है। और ये किया गया, ये खनन की अनुमति, माइनिंग की अनुमति जो केंद्र सरकार देता है, हमको भूल तो ना दे, यहाँ पर मित्रों को ना घुसाए। हमको अंबानी और अडानी से मतलब नहीं, हमको आम जनता से मतलब है, वहाँ के माफियों से मतलब है, हमको पशु पक्षियों से मतलब है, हमको वन क्षेत्र के विकास से, हमको वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्य करना है। हम नहीं चाहते ये द्वंद को, इस द्वंद को रोकने के लिए सरकार को जो स्तर पर कार्य कर रही है निश्चित तौर पर इसके नतीजे आने वाले 2 से 3 महीनों में देखने को भी मिलेंगे। हाँ, राजीव जी, ये कहा जा रहा है कि खनन तो रोक दिया जाए, हम तो तैयार हैं, हमें तो आदिवासियों की चिंता है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो कह दिया जाता है, फरमान दे दिया जाता है, इस वजह से करना पड़ता है मजबूरी में आकर के। बताइए राजीव जी। पास प्रोस्पेक्टिंग लीज और परमानेंट लीज खत्म करने का अधिकार है, ये आज का नहीं है। 1860 भूमि कानून कहता है ये कोयला भी चाहते हैं और झूठी सहानुभूति भी चाहते हैं, और राजस्थान सरकार है कोयला के और अरण्य के जंगलों को बेदर्दी से काट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम खनन नहीं होने देंगे, हम जंगल काटने नहीं देंगे, और यहाँ पर आके इनके सीएम साहब कहते हैं कि भैया तो जंगल काटना जरूरी है, अगर पंखा चलाना है तो जंगल काटना जरूरी है, कोयला जरूरी है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो वो न करें, स्पष्ट कहें कि हम जंगल को काट रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में हम के जंगल को बेदर्दी से काटा जा रहे हैं। और ये भी सरकार चाहती तो रोक सकती थी, ये और सरकार पुलिस के पहरे में जंगलों को काट रही है, पर्यावरण द्वीप के लोगों को जाने नहीं दिया गया। ये आप लोगों तो ये अच्छा राजीव जी एक चीज तो बताइए ना। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के हमारी बड़ी कोशिशें हैं, लेकिन आपको क्या नजर आता है, क्योंकि बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठा दिया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ठंडे बस्ते में इसलिए क्योंकि खनन का काम भी इसमें आड़े आ रहा है, अगर खनन को रोक दिया जाएगा तभी जाकर के लेमरू प्रोजेक्ट कामयाब होगा और तभी पूरा हो पाएगा। बार बार आरोप लगा दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, जवाब दीजिए ना। देखिए, खनन का काम राज्य सरकार के पास पट्टा, अगर वो खनन का पट्टा को कैंसिल कर दें तो खनन नहीं होगा। आपकी जमीन है, आप उसके मालिक हैं, आप रोक दीजिए। लेकिन ये क्या कहते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ऐसा नहीं चलेगा साहब। नहीं तो जवाब ले लेते हैं थोड़ा, वो जो गरीब लोग जो हाथी के जवाब उनकी चिंता कर लीजिए, हाथियों की चिंता कर लीजिए। ये बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, अपने कर्मों की सजा लेकिन सभी को दे रहे हैं। 15 साल में लोग रोकना चाहिए। यहाँ पर लोग चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा ये सरकार को जंगलों से निकल रहे जंगलों को सड़कों को साफ कर रहे हैं और जो कोयला निकालने के लिए जगह जगह नए जंगलों को छोड़ रहे हैं। अरे पुरानी प्रोस्पेक्टिंग अच्छा ठीक है, एक मिनट जरा। अच्छा ठीक है, प्रथमेश जी को जोड़ लेता हूँ जरा। देखिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और सड़कों पर अगर हाथी आ जाते हैं, भालू आ जाते हैं, वन्य जीव अगर आ जाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, जरा ये भी समझना होगा। क्योंकि विकास के काम जब प्रथमेश जी कर रहे हैं हम, तो बीच रास्ते में से, जंगलों के बीच में से हाईवे गुजरते हैं, बड़े बड़े रास्ते वहां से निकल रहे होते हैं, लेकिन वहां गुजरने के लिए, हाथियों के विचरण करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सड़कों पर आ जाते हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है। लेकिन एमपी के सिवनी में एक ऐसा हाईवे तैयार किया गया जिसको साउंड प्रूफ बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया, सभी दर्शकों को दिखाया। तो क्या ऐसे विकास के काम होना बड़ा जरूरी है ताकि उस हाईवे के नीचे से हाथियों का या किसी भी वन्य जीव का आना जाना वो बाधित ना हो, उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाए, और ऊपर से सड़कों पर जो गाड़ियां हैं, जो विकास के काम है वो होते रहें, और खास करके साउंड प्रूफ भी रहें ताकि उनको कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल सही बात है, विकास अपनी जगह जरूरी है। जो कटघोरा अंबिकापुर रोड बनी हुई है उसमें भी 2-3 जगह वाइल्ड लाइफ पास बनाए गए हैं, पर वो वाइल्ड लाइफ पास बिल्कुल
विजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें से कोई वाइल्ड लाइफ जाने। ठीक है, यानी कि विकास के रास्ते को मजबूत करिए, लेकिन वन्य जीवों का ध्यान रखते हुए। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही है कि वन्य जीवों का संरक्षण भी हो सके और विकास भी हो सके, दोनों को पैमाने पे एक ही रखना होगा, तभी आगे तेजी के साथ विकास भी किया जा सकेगा और वन्य क्षेत्रों को बचाया भी जा सकेगा। तो इस फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।